हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। और गणित से जुड़ा हुआ यह अध्याय जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले बच्चों आप लोग ध्यान देंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो वैसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हों, दो अज्ञात राशियां हों, वैसे समीकरण को हम लोग कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण का व्यापक रूप होता है बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 बच्चों, जहां a b c ये तीनों ज्ञात राशियां हैं एवं x और y अज्ञात राशियां हैं। तथा साथ ही ध्यान यह भी रखना है कि a और b दोनों 0 के बराबर नहीं हैं, चूंकि दो चर होने के लिए आवश्यक है बच्चों कि a और b दोनों 0 के बराबर न हो। अब है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होंगे युग्म होंगे या अर्थात पेयर होंगे। पेयर तो ऐसे समीकरण का व्यापक रूप हम लोग क्या ले सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रखेंगे, और दूसरा जो समीकरण रहेगा रैखिक उसको हम लोग ले सकते हैं dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। अब है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विजय विधि है। तो इनको हम लोग 5 विधियों से बच्चों हल करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग 5 तरीकों से हल करते हैं। और बोर्ड परीक्षाओं में तो कई बार इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं कि इस विधि से आप इसका हल कीजिए। जैसे वो 5 विधि आप लोग जान लेंगे। सबसे पहला है तुलनात्मक विधि, जिसको हम बोल सकते हैं बाय कंपैरिजन। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। सेकंड जो विजय विधियां हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। तीसरा है बच्चों लुप्तीकरण विधि, या उसको लोग विलोपन विधि भी कहते हैं, बाय एलिमिनेशन। चौथी विधि जो है वो है बज्रगुणन विधि, बज्रगुणन विधि जिसको हम लोग बोल सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और पांचवा और अंतिम विधि है बच्चों अनुपात निर्णय विधि, जिसको हम बोलते हैं बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। अब एक एक करके सभी विधियों से देखेंगे कैसे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालते हैं। क्योंकि अब परीक्षाओं में बच्चों इस तरह से प्रश्न देता है कि इस विधि से बज्रगुणन विधि से इस रैखिक समीकरण युग्म का हल करें, अनुपात निर्णय विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इसलिए सभी विधियों पर ध्यान देना आवश्यक है और अभ्यास सभी विधियों का होना जरूरी है बच्चों। एक एक करके सभी को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तुलनात्मक विधि। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है। अब इसमें बच्चों इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। आप जान रहे हैं कि इसका नाम ही है तुलनात्मक विधि, यानी कि राशियों का हम लोग तुलना करेंगे। अब 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। इसमें क्या करेंगे बच्चों कि x या y दोनों अज्ञात राशि में किसी एक अज्ञात राशि का मान निकाल लेंगे। जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग निकाल ले सकते हैं। क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों
10 प्लस 4y है, उधर जाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 4y, ये मल्टीप्लाई में 3 है, बराबर को तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम लोग समीकरण अब 3 मान लेंगे। यहाँ पर कोई भी, जैसे हमने x का वैल्यू निकाला बच्चों यहाँ पर, वैसे ही अगर इच्छा होगी आप लोग तो y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी को भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों समीकरण से फिर उसी का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ हमें समीकरण 1 से यदि x का वैल्यू फाइंड आउट किया तो समीकरण 2 में अब चलेंगे और इसमें भी हम लोग x का ही अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x का वैल्यू बच्चों 2 माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस 2y, इसलिए x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2 प्लस 2y मल्टीप्लाई में 2 है, उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, डिवाइड। इस समीकरण ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, दोनों को तुलना करने के बाद दोनों LHS से इक्वल है, यानी कि इसका RHS भी इक्वल होगा। समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या आ जाएगा, दोनों x का वैल्यू है आपस में इक्वल हो जाएगा। RHS का 10 माइनस 4y बाई 3 इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 2y बाई 2। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कर सकते हैं आप, 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 3 में 2y से होगा तो 6y, 10 में 2 से होगा तो 20 और माइनस 8। अब क्या करेंगे बच्चों, y वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट जो राशि है उसको हम लोग एक तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6y माइनस 8y, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8y, प्लस 6 उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस 6, यानी कि 6y और 8y यदि ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14y इक्वल टू 20 में से 6 गया तो 14, इसलिए y का वैल्यू आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई में 14, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 40 से 14 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। y का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया 1, y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। अब इसके बाद है x का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग किसी भी समीकरण में रखेंगे वैल्यू, समीकरण 3 में रख दीजिए या समीकरण 4 में रख दीजिए, y का वैल्यू x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने का क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 4y, तो y के स्थान पर क्या रखाएगा बच्चों 1 और बाई 3, यानी कि 10 माइनस 4y 3 यानी कि 6/3, 2 बार में कट गए, अतः x का मान आ गया 2 तथा y का मान आ गया 1। ये इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये हो गया आपका तुलनात्मक विधि, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं बच्चों। अब इसी मैथ को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। बाय मैथ की सभी विधियों को देखना है कैसे हल करते हैं। समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 10 माइनस 3x, इसलिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 माइनस 3x, ये मल्टीप्लाई में 4 है, इधर आएगा तो डिवाइड में, इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि y के इसी वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। y का मान समीकरण 2 में
ये समीकरण 1 से निकाला हमने और समीकरण 2 में प्रतिस्थापित किया। इसी तरह से आप x का भी कर सकते हैं। या इसी को प्रतिस्थापित किया या प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2y। अब y के स्थान पर कौन सा वैल्यू रखेंगे? a वाला वैल्यू रखेंगे। 10 माइनस 3x/4 10 माइनस 3x/4 इक्वल टू आ जाएगा 2। 2 से 2 टाइम में 4 समाप्त हो गया, बच जाएगा 10 माइनस 3x/2। इसके नीचे 1 है, 1 2 टाइम से क्या आ जाएगा बच्चों? 2 1 से 2 टाइम में कटेगा और 2 में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 से 2 1 टाइम में कटेगा, 1 में इसको मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा, यानी कि आ जाएगा 4x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3x। ये डिवाइड में उधर जाएगा बच्चों तो मल्टीप्लाई 2 इंटू 4x और 3x ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 7x इक्वल टू 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10, यानी कि 7x इक्वल टू आ गया 14 और x का वैल्यू हो गया 14/7 यानी कि 2। अब x का मान रख देंगे समीकरण 3। x का मान समीकरण 3 में रखने पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 10 माइनस 3x 3 इंटू x का वैल्यू कितना हम निकाला है? 2 निकाला है, यानी कि 3 इंटू और y 4। 10 माइनस 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6/4। 10 में से 6 जाएगा 4/4 यानी कि 1। अब x का वैल्यू यहां से क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया? 1। पिछले भी हम लोगों ने तुलनात्मक विधि में भी देखा था कि इस मैथ का जो हल था x का वैल्यू 2 और y का हल 1 आया था। यहाँ भी आप प्रतिस्थापन विधि से भी देखें तो x का वैल्यू कितना है? 2 आया और y का वैल्यू कितना है? 1 आया। आप उम्मीद करते हैं कि यह भी विधि आप लोगों को बहुत ही सरल लगा होगा और सभी विधि से बच्चों आप लोगों को प्रॉपर अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षाओं में अब किसी भी विधि के द्वारा हल करने के लिए दे देता है। इसलिए आप लोग ध्यान से एक बार दोबारा अभ्यास कर लेंगे इसका। अब इसी मैथ को हम लोग लुप्तीकरण विधि से देखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों ये, और दूसरे को समीकरण 2। लुप्तीकरण में क्या होता है कि इसमें चर राशि x या चर राशि y दोनों में से किसी एक को लुप्त करना होता है। लुप्त करने से मेरा अभिप्राय ये है बच्चों कि जैसे हम समीकरण 1 या समीकरण 2 देख रहे हैं आप लोग, अगर y वाले टर्म को काटना चाहते हैं तो क्या है? ये y वाला टर्म ऊपर में 4y है, नीचे वाले में 2y है। एक के पहले प्लस का चिन्ह है और एक के पहले माइनस का चिन्ह है। तो बच्चों ध्यान देंगे, यदि जिस राशि को आप काटने जा रहे हैं, जिस अज्ञात राशि को आप लुप्त करने जा रहे हैं, यदि उन दोनों का चिन्ह पहले से ही अलग है तो हम लोग दोनों समीकरणों के गुणांक को बराबर करके हम लोग जोड़ते हैं। और यदि जिस अज्ञात राशि को आप लुप्त करने जा रहे हैं, काटने जा रहे हैं, यदि उनके चिन्ह समान हैं तो दोनों के गुणांक को हम लोग समान करके समीकरण को घटाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम आप लोगों को y वाला टर्म काटने जा रहे हैं तो एक के पहले प्लस का चिन्ह है और दूसरे के पहले माइनस का चिन्ह है। तो हम लोग ये जब दोनों का अलग अलग चिन्ह है, भिन्न चिन्ह है, तो हम लोग ऐसे में क्या करेंगे? इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। कब? गुणांक को बराबर करके। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ 4y है, इसमें 4y लाने के समीकरण 2 में क्या कर सकते हैं? हमारे पास राइट समीकरण के साथ किसी भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं बराबर के दोनों साइड।
तो हम समीकरण 1 को तो वैसे ही छोड़ देंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे। अब लिखेंगे क्या, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग है तो पहले से ही हम लोग को जोड़ना है। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 गुना 2, समीकरण 2 में 2 से गुना किया, क्या आ जाएगा बच्चों, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x में 2 से मल्टीप्लाई होते कितना आ जाएगा 4x, और माइनस 2y में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y, और 2 में 2 से होगा तो 4 होगा। अब जोड़ना है तो ये दोनों के पहले समान है पद और दोनों के पहले प्लस माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे आपस में इस तरह से। अब 3x और 4x ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x, और इधर आ जाएगा 14। इसलिए यहाँ से बच्चों x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, 14 मल्टीप्लाई में 7 है, इधर आएगा तो डिवाइड। और यह विधि बच्चों को बहुत ही आसान लगता है और सबसे अधिक इसी विधि से बच्चे बनाना पसंद करते हैं। अब x का वैल्यू 2 आ गया बच्चों, और x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे हम समीकरण 1 में रहता है x का मान क्या आएगा बच्चों, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने का समीकरण 1 क्या है हमारा 3 इंटू x का वैल्यू हमने पहले ही निकाल चुका है 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा बच्चों, प्लस 4y इक्वल टू 10। इसलिए 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस 6 से उधर जाएगा तो माइनस 6, इसलिए 4y इक्वल टू आ जाएगा 4, इसलिए y का वैल्यू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 4 इधर आएगा तो डिवाइड में y का वैल्यू आ गया। तो आप लोग देखे होंगे पिछले मैथ में भी x का वैल्यू कितना आया था 2 जो यहाँ पे आया, और y का वैल्यू 1 जो पिछले मैथ में आया था। तो आप x का वैल्यू 2 और 1 चाहे आप तुलनात्मक विधि से बनाए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से बनाए, चाहे लुप्तीकरण विधि से, आपने देखा कि सब में x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू इस मैथ के लिए वही आया, सेम आया। उम्मीद करते हैं बच्चों यह भी विधि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि के लिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। एक फार्मूला याद कर लेंगे वज्र गुणन विधि के लिए, इस तरह से आसान होगा, x y 1 a b c a b d e f d e। अब यदि हम लोग को x का मान निकालना हो x बटा तो क्या हो जाएगा bf माइनस ऐसे bf x बटा bf माइनस c। y के लिए इसमें देखिए क्या आ जाएगा c में d से गुना होगा तो सी डी माइनस एफ। अब 1 के लिए क्या आ जाएगा बच्चों ऐसे 1 बटा ए माइनस बी डी। आप इस तरह से वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, यदि एक्स बटा बी एफ माइनस सी बराबर वाई बटा सी डी माइनस ए एफ बराबर 1 बटा ए माइनस बी डी। यदि फॉर्मूला याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको प्रमाणित भी किया जाएगा, तो बहुत आसानी से आप इसका वज्र गुणन विधि से आप मैथ हल कर सकते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं 3x माइनस 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 जो आपका पहले से चला आ रहा है मैथ, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10 बराबर 0, और या इसको लिख सकते हैं आप 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। ये आपका जो है उस फॉर्मेट पर आ गया। अब देखिए तो x का वैल्यू निकालना है,
एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को रखेंगे। तो क्या आ जाएगा एक्स बटा बी। तो बी आपका क्या है बच्चों 4 और गुना एफ क्या है आपका -2 माइनस सी क्या है -10 ई क्या है -2 है। यहाँ ए बी ए क्या है आपका 3 और ई क्या है बी गुना डी बी क्या है आपका 4 और डी है 2। आप इसी से एक से बाई 4 में -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस और फिर माइनस से गुना होगा तो माइनस ही रह जाएगा। 3 में 2 से गुना होगा तो 20 इधर आ जाएगा आपका। 3 में -2 से होगा तो -6 माइनस। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा -8 और -20 क्या आ जाएगा -28 और ये आ जाएगा -40। इसलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा डिवाइड में है -28 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। यानी कि x का वैल्यू आ गया 2। पहले भी आप देखेंगे मैथ में x का वैल्यू 2 ही आया था। अब इसी तरह से इन दोनों को रखकर आप y का वैल्यू निकाल ले सकते हैं। ये फार्मूला निश्चित रूप से परिगुण विधि के लिए याद कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका y बटा होता है सी क्या है आपका ए हो गया बी हो गया सी हो गया। सी है आपका -10 और डी क्या है आपका 2। ए क्या है आपका 3 और एफ है आपका माइनस और 1 बटा ए माइनस बी डी का मान तो पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं जो आया है 1/-। अब डायरेक्ट लिख के फ्री करने हैं। क्या हो जाएगा यहाँ -20 और माइनस प्लस। इसलिए y बटा -20 और +6 कितना आ जाएगा बच्चों -14 आएगा 1/-14। इसलिए y का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल ले सकते हैं। ये डिवाइड में -14 है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कट जाएगा 1 टाइम में। इसलिए y का मान क्या आ गया हम लोग को 1। अतः हम लोग कह सकते हैं यहाँ से हम लोग को क्या आ गया x का वैल्यू 2 आया y का वैल्यू ऐसा। पहले भी आप लोग देखेंगे जितनी विधि से भी सब में x का वैल्यू 2 ही आ रहा था y का वैल्यू 1 आ रहा था इस पद के लिए। बीजगणित विधि के लिए स्पेशली इस फार्मूला को बहुत कंठस्थ याद कर लेंगे। a क्या है बच्चों x का गुणांक है b क्या है y का गुणांक है c अचर पद है पहले समीकरण का d है फिर दूसरे समीकरण का x का गुणांक ये है दूसरे समीकरण के y का गुणांक और दूसरे समीकरण का अचर पद है a। इसको ध्यान देना है ढंग से। उम्मीद करते हैं यह भी बहुत आसान लगा होगा विधि। अब अंतिम विधि हम लोग देखेंगे अनुपात निर्णय विधि को। इसमें वही एग्जाम्पल लेते हैं 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसमें क्या होता है बच्चों कि हम लोग अचर पद को लुप्त कर देते हैं। इसमें अचर पद को लुप्त कर देते हैं अर्थात अचर संख्या जो है उसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि अचर पद 0 करने के लिए अगर हम लोग नीचे वाले टर्म में समीकरण 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आएगा और 10 में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों समीकरण को तो 10 में से 10 जाएगा तो 0 आएगा। तो हम लोग सबसे पहले अचर पद को लुप्त करने का प्रयास करते हैं। ये समीकरण 1 है आपका और ये समीकरण 2। इसे 5 से गुना कर देंगे हम लोग 5 से गुना। अब समीकरण 1 में से चूंकि अचर पद का चिन्ह समान है तो घटाने पर आपका जो है इसका मान 0 आएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 में 5 से गुना करके घटाते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा 3x
प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2 में 5 से मल्टीप्लाई होता है 10x माइनस 10y इक्वल टू 10। घटाने पर नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा बच्चे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये चिन्ह लुप्त हो गया। अब यहाँ भी माइनस 3x में से 10x घटेगा तो माइनस 7x, 4y और 10y हो जाएगा आपका 14y और ये हो गया 0। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 7x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 14y उधर जाएगा तो माइनस 14y, ये खत्म हो गया। अब क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 14y गुना में 7 इधर आएगा तो डिवाइड आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2y आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। अब ये गुना में 2 है इधर आएगा तो भाग में उधर बच जाएगा 1। ये दोनों को हम लोग k के बराबर मान लेंगे, बराबर k माना। तो जब x बटा 2 बराबर k आएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पे k से मल्टीप्लाई होगा तो 2k, और जब y बटा 1 बराबर k आएगा तो y का मान आ जाएगा k। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से रख देंगे। x और y का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। पहले x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर अब आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। x का वैल्यू क्या रखेंगे 2k प्लस 4y, यानी कि y की जगह पे क्या रखेंगे k इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 6k अब प्लस 4k इक्वल टू 10, यानी कि 10k का वैल्यू आ गया 10, इसलिए k का वैल्यू आ गया 10/10, यानी कि k का मान आ गया 1। अब हम लोग x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान हमारा था 2k, x का वैल्यू कितना था 2k, यानी कि 2 गुना 1, यानी कि आ गया x का वैल्यू, तथा y का वैल्यू था k और उसका मान हमने अभी जस्ट निकाला, कितना, k का मान निकाला 1। यहाँ से भी आपने देखा बच्चों, पांचों विधि से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया और हर विधि से हम लोगों ने पाया कि x का वैल्यू 2 ही आया और y का वैल्यू 1 है। और पांचों की पांचों विधियाँ आपको बता दें कि बहुत ही आसान है। अगर इसको 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे शुरू से अंत तक तो निश्चित रूप से अभ्यास करने के बाद घर पर बड़ी आसानी से बना पाएंगे आप लोग सभी मैथ को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पांचों समझ में आया होगा। बच्चों के द्वारा कई बार प्रश्न किए जाते हैं कि किस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के केवल एक हल होंगे, किस स्थिति में एक से अधिक हल होंगे और किस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए बच्चों एक चार्ट याद कर लेंगे आप लोग, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव्स के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी आसानी से आप हल कर सकते हैं, और साथ ही आपके अध्याय से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम है उसको भी हल करने में मदद होगी। तो आपका पहला शर्त है a बटा d बराबर जब b बटा e के नहीं हो। a क्या है बच्चों, पहले समीकरण का x का गुणांक, पहले समीकरण के y का गुणांक b है, दूसरे समीकरण का x का गुणांक b है और दूसरे समीकरण के y का गुणांक e है। जब दोनों इनका अनुपात जब बराबर न हो तो इस स्थिति में बच्चों केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, x और y का एक एक वैल्यू आएगा। और ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग बोलते हैं अविरोधी युग्म कहा जाता है, इनको अविरोधी युग्म। दूसरा जो कंडीशन है, जब a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा a, यानी कि एक से गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात, तीनों जब बराबर होती है उनका अनुपात, तो ऐसे समीकरण युग्मों के हलों की संख्या अनगिनत होती है, अनगिनत हल होगा। और ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग बच्चों बोलते हैं आश्रित युग्म,
आश्रित युग्म। और तीसरा और आखिरी शब्द है बच्चों, जब x से गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर हो और अचर पदों का अनुपात बराबर नहीं हो। तो ऐसा जब कंडीशन जब उत्पन्न होगा तो उस स्थिति में कोई हल नहीं होगा और ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग बोलते हैं विरोधी युग्म। ये तीनों शब्द याद कर लेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसको अंत तक देखेंगे और निश्चित रूप से आप इस अध्याय से जुड़े हुए सभी समस्याओं का सरल तरीके से हल कर पाएंगे।